हे एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल श्री एकेडमी पर, जहां पर हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, याद भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी यूनिट 6 है भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, जिसके अंतर्गत आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल। आज की क्लास में हम ये सब पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्या हमने क्या कहा? बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना है। तो बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्वेता चौरसिया। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखिए मध्य प्रदेश की जनसंख्या व मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल। आपको हमारे साथ साथ नोट्स बनाते चलने हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपको क्या लगता है हम क्लास में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनसंख्या? जी नहीं, हम आज की क्लास में, अपनी क्लास में मध्य प्रदेश की जनसंख्या नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है, जनसंख्या टॉपिक किसका है? जो आपका भूगोल है, इसका ये टॉपिक है। बट इससे रिलेटेड जो आपके मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल में जो जनसंख्या से रिलेटेड फैक्ट बनते हैं, हम उनको जरूर पढ़ेंगे। लेकिन जनसंख्या कितनी है, कौन से जिले की कितनी है, कौन पहले आता है, ये सब नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके ज्योग्राफी का टॉपिक है, आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे मानवीय संसाधनों का विकास। मानवीय संसाधनों का विकास, इससे क्या मतलब है? तो आप हमें बताइए, मानव का विकास जो है उससे आप क्या समझते हैं? मानव का विकास से आप क्या समझते हैं? तो देखो, मानव का जो विकास होता है वो दो टाइप से होता है। दो टाइप से, पहला कैसा होता है? एक तो होता है हमारा शारीरिक विकास। कैसा? शारीरिक विकास, जिसे हम बोलते हैं फिजिकली, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। दूसरी अगर हम बात करें तो हम बोलते हैं मानसिक विकास। क्या? मानसिक विकास। जो हमारी मेंटल होती है, मेंटल जो डेवलपमेंट होता है वो हो गया मेंटली डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मानसिक विकास। दूसरा हो गया हमारा शारीरिक विकास। अब आप हमें बताइए, क्या सिर्फ इससे मानव विकास संभव है या सिर्फ इससे मानव विकास संभव है? ऐसा तो नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। आपको याद रखना, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। तो भाई, जब शारीरिक विकास मानव का हो रहा है, यानी जो आपका एक शिशु है, शिशु ये बढ़ता जा रहा है, इसका शारीरिक विकास तो होता जा रहा है, लेकिन आप क्या कह सकते हैं कि इसका मानसिक विकास हो रहा है? आप नहीं बोल सकते, क्योंकि जो आपका मानसिक विकास है, मानसिक विकास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? शिक्षा। क्या है? शिक्षा, जिसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। फिर दूसरा, जिसमें हम बात करते हैं शारीरिक विकास, साथ ही साथ मानसिक विकास, दोनों के लिए क्या जरूरी है? स्वास्थ्य। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो हमारा शारीरिक विकास होगा। जब हमारा शारीरिक विकास होगा, हम स्वस्थ रहेंगे, तभी तो हमारा क्या होगा? मानसिक विकास होगा। तो ये दोनों चीज़ें क्या है? एक दूसरे की पूरक हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं हम कौशल। तो कौशल से इधर क्या मतलब है? कौशल से मतलब है आपका उद्यमी बनना। क्या? उद्यमी बनना। मतलब आपको क्या करना है? इन्हें कौशल से मतलब है स्किल डेवलपमेंट। इधर मतलब क्या है? स्किल डेवलपमेंट पूछ रहे हैं वो। तो भाई, स्किल डेवलपमेंट होना तो आपका जरूरी है ना, तभी तो आप जो अपनी लाइफ है उसको कैसे अच्छे से पूरा जीवन आप व्यतीत कर पाओगे। अगर आपके पास कौशल ही नहीं होगा तो शारीरिक और मानसिक विकास क्या कर लेगा? कुछ नहीं। तो ये सारे फैक्ट आपके क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, यानी एक दूसरे के बिना कुछ भी कंप्लीट नहीं हो सकता। आपको ये बात यहाँ पर याद रखनी है। तो ये तो बात हो गई मानवीय संसाधनों का विकास, यानी मानव को विकास के लिए किन किन संसाधनों की जरूरत होती है। तो पूरा तो हम बात करते हैं शिक्षा की, फिर हम बात करते हैं स्वास्थ्य की, और फिर अंत में बात आती है कौशल की। हमने शिक्षा ग्रहण कर ली, स्वस्थ हैं, और हम क्या कर रहे हैं? स्किल डेवलपमेंट अपना पे फोकस कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज की क्लास में हम देखेंगे शिक्षा। आज की क्लास में जो टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे शिक्षा, यानी मध्य प्रदेश में हम शिक्षा के जो भी आयाम रहे हैं, उन सभी आयामों पर, सभी पहलुओं पर बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। सारे फैक्ट जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं, यानी मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, इससे आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। कितनी? क्योंकि जितनी भी आपकी योजनाएं आई हैं, हम बात करें मध्य प्रदेश में पुरानी या नई योजना जो आपकी शिक्षा से रिलेटेड है, या जो भी अभी आपके नए संस्थान खुले हैं, हम उन सब के बारे में बात करेंगे। आवास स्कूल जो खोले हैं, मतलब शिक्षा से रिलेटेड हम सारी जानकारी देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको हमारे साथ अंत तक जुड़े रहना है, बिल्कुल भी इस क्लास को क्या है? स्किप नहीं करना है। तो अब आप लिखिए सबसे पहले शिक्षा। आप लिखिए शिक्षा।
तो इधर हम ये बात नहीं करेंगे, हम आपको पहले क्लियर कर दें शिक्षा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये सब हमारा टॉपिक नहीं है। हमें पढ़ने हैं सीधे सीधे फैक्ट, क्योंकि हमें क्या करना है, सीधे सीधे फैक्ट पढ़ने। उधर आपसे पूछा नहीं जाएगा शिक्षा क्या है, कितने प्रकार की, आपसे सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, तो वो आपको देखना है। तो आप सबसे पहले लिखिए ऊपर शिक्षा, आप लिखिए शिक्षा, एजुकेशन, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया है मानव विकास का तात्पर्य स्वस्थ शरीर एवं विकसित बौद्धिक क्षमता। अगर आपसे पूछ लिया जाए मानव विकास का तात्पर्य क्या है, मानव विकास का तात्पर्य, मानव विकास का तात्पर्य क्या है, तो आप बता सकते हैं स्वस्थ शरीर एवं विकसित बौद्धिक क्षमता। कैसी? विकसित, डेवलप बौद्धिक क्षमता। आपको याद रखना ये कहलाएगा आपका मानव विकास या मानवीय विकास, आपका ये कहलाएगा। अब आप लिखिए इसकी अवधारणा की अगर हम बात करें, मानव विकास की जो तात्पर्य हमने देख लिया, इसकी अवधारणा कब आई, तो हम देख लेते हैं। इसकी अवधारणा आती है 1990 में, 1990 में सबसे पहले इसकी अवधारणा आती है। आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाए मानव विकास की अवधारणा किस वर्ष आती है, तो आपको याद रखना है 1990 में। किसके द्वारा, तो आपको याद रखना है हमारे दो अर्थशास्त्री हैं। दो कौन है? अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री प्रोफेसर। अगर हम बात करें किनकी, तो सबसे पहले तो आपको अपने इंडिया के, भारत की याद रखना है। कौन? अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन जी ने इसकी अवधारणा प्रस्तुत की थी। दूसरी आपको याद रखना है जो पाकिस्तान से संबंधित हैं, कौन? महबूब उल हक, महबूब उल हक। मानव विकास तात्पर्य स्वस्थ शरीर एवं विकसित बौद्धिक क्षमता। अगर हम इसकी अवधारणा की बात करें तो 1990 में किसने प्रस्तुत की थी, तो अमर्त्य सेन जी और महबूब उल हक ने। ये हमारे अर्थशास्त्री थे, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछे मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत किसने की थी, तो आपको याद रखना अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने, ठीक है। ये हमारे भारत के थे, आपको याद रखना ये हमारी कहाँ से, पाकिस्तान के थे, आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मानव विकास सूचकांक के आधारभूत आयाम। हम बात करते हैं मानव विकास जो सूचकांक है उसके आधारभूत आयाम कौन कौन से हैं, किस आधार पर जो मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है, तो किन किन आयामों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले मानव विकास, आप लिखिए मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक आधारभूत आयाम, मानव विकास सूचकांक के आधारभूत आयाम। तो आपको याद रखना ये कितने हैं, कितने हैं, ये टोटल 3 हैं। आपको याद रखना है टोटल 3 हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से टोटल 3 हैं, तो सबसे पहला आ जाता है, आपको याद रखना है दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन। आपको याद रखना है जो कि हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग किससे संबंधित है, ये हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे? स्वास्थ्य से संबंधित है। अगर हम दूसरे फैक्ट की बात करें, दूसरा फैक्ट कौन सा है, तो दूसरा फैक्ट है हमारा ज्ञान प्राप्त करना। क्या? ज्ञान प्राप्त करना, जो कि हमारे किससे संबंधित आ जाता है, शिक्षा से संबंधित आ जाता है हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तीसरा फैक्ट अगर हम बात करें, तीसरा फैक्ट कौन सा है, तो आपको याद रखना है शिष्ट एवं शालीन, शिष्ट एवं शालीन जीवन जीना, जीवन जीना मतलब हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हम मतलब इससे मतलब है शिष्ट एवं शालीन जीवन, पूरा आपका कौशल विकास होना, जो हमारा टॉपिक है, यानी अभिव्यक्ति और कौशल, ठीक है। ये होते हैं हमारे मानव विकास सूचकांक के आधारभूत आयाम, टोटल 3। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन, स्वास्थ्य से संबंधित है। ज्ञान प्राप्त करना यानी शिक्षा ग्रहण करना। शिष्ट एवं शालीन जीवन जीना यानी अभिव्यक्ति और कौशल, आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं शिक्षा की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी शिक्षा की, स्कूली शिक्षा की हम बात करेंगे। तो आप लिखिए, हमने आपको पहले बता दिया था आज की क्लास में हम पूरी शिक्षा को कवर करने वाले हैं।
ठीक है, किसको? शिक्षा को। कल के टॉपिक में हम स्वास्थ्य कवर करेंगे। ठीक है, आप लिखिए शिक्षा, तो शिक्षा में आप लिखिए स्कूल शिक्षा, आप लिखिए स्कूल शिक्षा, स्कूल शिक्षा। ठीक है, तो स्कूल शिक्षा में हम सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। स्कूल शिक्षा से संबंधित आया है आपका एक सर्वेक्षण, तो आपको याद रखना है वो कौन सा है? राष्ट्रीय उपलब्धि, क्या? राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। ये कब आया है? 2021 का। हम बात कर रहे हैं 2021 की। अब आप बात करोगे कि 2021 की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये प्रति वर्ष जारी नहीं किया जाता है, ये प्रत्येक 3 वर्ष बाद जारी किया जाता है। आपको याद रखना है कितने? प्रत्येक 3 वर्ष बाद ये जारी किया जाता है, अभी नया नहीं आया है, इसलिए हम बात करेंगे 2021 की। तो अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि 2021 का करंट पूछा गया था, आप ये नहीं बोल सकते 2021 का करंट पूछा गया था, क्योंकि ये अभी आप समझ सकते हैं करंट का भी टॉपिक है और आपकी यूनिट 6 का भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है आपका, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जो है वो कितने वर्ष में आपका जारी किया जाता है? तो आपको याद रखना है प्रत्येक 3 वर्ष बाद। ठीक है, और ये किसके द्वारा, कौन सा मंत्रालय इससे संबंधित है? तो सीधी सी बात है, इधर बात शिक्षा की हो रही, लेकिन इधर कहीं भी शिक्षा को नहीं दर्शाया गया है, सिर्फ उपलब्धि। तो आपको इसको याद रखना है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। अगर हम इसमें बात करें जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 जारी किया गया है, इसमें हमारा जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश किसमें? राज्य प्राथमिक, हम बात कर रहे हैं प्राइमरी स्कूल की। ठीक है, राज्य प्राथमिक कक्षाओं के शैक्षणिक शैक्षणिक उपलब्धियों में पूरे देश में किस स्थान पर आया है? किस स्थान पर? तो आपको याद रखना है इसने 5वां स्थान ग्रहण किया है। इसने क्या किया है? 5वां स्थान आया है। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कितने वर्ष में जारी किया जाता है? प्रत्येक 3 वर्ष में। दूसरा क्वेश्चन, किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा? तो आपको याद रखना है हमारे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य प्राथमिक कक्षाओं के शैक्षणिक उपलब्धियों में पूरे देश में किस स्थान पर आया है? तो आपको याद रखना है ये 5वें स्थान पर आया है, उसने 5th रैंक हासिल की है, आपको याद रखना है। अगला इससे रिलेटेड फैक्ट आप लिखिए, अगला फैक्ट आप लिखिए इसमें, जो आपकी UDISE है, क्या? UDISE। अब बात कर लेते हैं इसकी फुल फॉर्म की, जो आपके क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लिखिए यूनिफाइड डिजिटल इंफॉर्मेशन और ऑन स्कूल। ठीक है, ऑन स्कूल सिस्टम। U से यूनिफाइड, D से डिजिटल, I से इंफॉर्मेशन, S से स्कूल, और आपकी स्कूल सिस्टम की बात हो रही है, या आप इधर बोल सकते हैं स्कूल एजुकेशन। ठीक है, ये आपका इसका फुल फॉर्म है। अगर हम बात करते हैं ये क्या है? ये एक संस्था है। क्या है ये? एक संस्था है, आपको याद रखनी है। और इसने एक डाटा जारी किया, इसने क्या किया है? UDISE ने एक डाटा जारी किया है। इसके अनुसार जो 2021 और 22 है, 2021 और 22 में राज्य में हम किसकी बात करें? अपने मध्य प्रदेश की। राज्य में स्कूलों के डाटा को ये क्या करता है? दर्शाता है। और इसने क्या दर्शाया है? इसके अनुसार जो 160 क्या है? 160 लाख बच्चे, ठीक है, 160 लाख बच्चे 1,25,582 स्कूलों में क्या हुए हैं? नामांकित हुए हैं।
ये आपको जस्ट याद रखना है। जो आपकी UDISE है, एक संस्था है, इसने एक डाटा जारी किया है कब का, 2021-22 का। इसने इसमें बताया है 160 लाख बच्चों ने आपके 1,25,582 स्कूलों में क्या किया है, नामांकन दर्ज किया है। अपनी रजिस्ट्री इन्होंने क्या की है, उसमें उपस्थिति इन्होंने क्या की है, दर्ज की है। नामांकन इन्होंने क्या किया है, दर्ज किया है, आपको याद रखना है। अगर अब हम बात करते हैं हमारी अगली इन्फॉर्मेशन क्या है, तो अगर हम देखें, अगर चलो सिंपल सा पहले तो हम ये देख लें साक्षरता दर कितनी है हमारे MP की। ये तो हो गया सूचकांक की बात, ये हो गई सूचकांक की बात। तो भाई सबसे पहले अगर हम साक्षरता दर देखते हैं तो क्वेश्चन में तो मतलब जो हमारा सिलेबस है उसमें तो पूछा गया है भारत एवं मध्य प्रदेश की, हमें मध्य प्रदेश से रिलेटेड ज़्यादा फैक्ट पढ़ने हैं। लेकिन अगर पूछ लिया जाए आपकी इंडिया की भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो आपको याद रखना है भारत की साक्षरता दर है 73.0%, यानी 73% है हमारी भारत की साक्षरता दर। अगर हम अपनी MP की बात करें, प्यारी MP की बात करें, तो हमारी MP की है 69.32%, 69.32%। अगर हम इसमें बात करें कितनी महिला हैं और कितने पुरुष इसमें हैं, तो आपको याद रखना है हमारी महिलाओं की साक्षरता दर है टोटल 60%। और अगर हम बात करें हमारे मेल की, यानी पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है, तो आपको याद रखना है 80.5 है, तो सभी को पता हो गई। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें हमारे जो ग्रामीण है, क्या है, ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, तो आपको याद रखना है 63.942। अगर हम बात करें इसमें शहरी साक्षरता दर की, इसमें बात नहीं कर रहे हैं ग्रामीण में ही, जो आपकी 69.32 है उसमें बात कर रहे हैं शहरी साक्षरता दर, तो आपको याद रखनी 82.85%। अब हम इनको याद कैसे रखें, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है। फीमेल हमने देखा इंडिया की टोटल कितनी है, 73 है, MP की 69 है, 73-69, पहला तो ये याद हो गया। अब बात करते हैं अगर हम अपनी MP की बात करते हैं, तो इसमें फीमेल कितनी है, 60%। कितनी फीमेल की कितनी है, जो महिला साक्षरता दर कितनी है, वो 60% है। अब इसी 60 से आपको याद रखना है 63 को, ठीक है, इसी से आपको क्या याद रखना है 63, यानी 3% आपको यहाँ पे बढ़ा देनी है। अगर अब हम बात करते हैं मेल की, तो मेल की 80 है, सॉरी, इधर आपको याद रखना है शहरी कितनी, 80 से 82 याद रखना है, 60 से आपको 63 याद रखना है। आप रिलेट करके पढ़िए, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक क्या है हमारा इससे रिलेटेड, तो आपको याद रखना है 2021 और 22 में जो हमने बताया था ना, सूचकांक जारी किया गया है हमारी किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो अब हम उसमें देखते हैं हमारे प्राथमिक स्कूल यानी प्राइमरी, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, साथ ही साथ हम देखेंगे जो उच्चतर माध्यमिक हैं। तो सबसे पहले आप देखिए रैंकिंग वगैरह और कैसे कितने आए हैं, ठीक है। तो आप देखिए 2021 और 22 में हमारी MP की स्थिति क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें प्राइमरी स्कूल की, जो आपके प्राथमिक स्कूल हैं इनकी बात करें, तो अपने टोटल कितने हैं MP में, टोटल MP में कितने हैं, 62413। कितने हैं MP में, कितने हैं आपके MP में, 62413। अगर हम बात करें यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्कूलों की, उच्च प्राथमिक स्कूल कितने हैं हमारे MP में टोटल, तो आपको याद रखना है 45106, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर माध्यमिक स्कूलों की, किनकी, हम आपको बताते हैं, अभी कंफ्यूज मत होइए कि ये कौन है, मतलब कितनी से कितनी कक्षा तक कौन से स्कूल कहलाते हैं, हम आपको बताते हैं। अभी आप लिख लीजिए पहले इनको। माध्यमिक स्कूल टोटल कितने हमारे MP में, तो आपको याद रखना है 8306। हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें आपका क्या करना है, शिक्षा का आकलन करना है, ठीक है। अब हम देखते हैं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की संख्या कितनी है यहाँ पर, तो आपको याद रखना है 9757, ठीक है। यानी टोटल कितने स्कूल हैं जो हमने आपको पिछले बताए हैं, 125582 कितने हैं ये स्कूल हैं, जो कि आपकी संस्था थी जो आपकी उसने डाटा जारी किया था, उसके अनुसार आपके मध्य प्रदेश में टोटल स्कूल कितने हो रहे थे, 1,25,582 हो रहे थे। ये किस तरह से
हो रहे थे। तो यहाँ पर हमने आपको डिफाइन कर दिया है कि आपके जो प्राइमरी स्कूल यानी जो आपकी 1 से 5 तक स्कूल हैं वो आपके कितने हैं, 62,413 हैं। अगर हम बात करें उच्च प्राथमिक स्कूल की यानी जी आपके कितने से कितने तक आ जाएंगे, ये आपकी 6वीं से 8वीं तक आ जाएंगे, ये कितने हैं 45,106। अगर हम बात करें माध्यमिक स्कूल की, माध्यमिक स्कूल आपके कहलाते हैं 9वीं से 10वीं वाले, तो ये कितने 8306 हैं। अगर उच्चतर माध्यमिक की बात करें तो आपको याद रखना है 11-12 ये कहलाते हैं, ठीक है, 11-12 ये कहलाते हैं। अब जो आपके इतने स्कूल हैं, इतने स्कूलों में कितने बच्चे नामांकित हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है, तो आपको याद रखना है 160 लाख बच्चे कि क्या है इनका नामांकन है, बच्चे नामांकित हैं आपके इतने स्कूलों में, आपको याद रखना है। अब हम देखें अगर नामांकन में अगर हम देखें कितने % आपके बालक हैं, कितने % बालिका यानी कितनी गर्ल्स हैं और कितनी आपके बॉयज़ पढ़ते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमने सबसे पहले पढ़ा था ना साक्षरता दर महिला और पुरुष की, तो इससे आपको पता चल जाएगा जब इधर ही कम नामांकन हो रहा है तो दर तो कम आएगी ही, है ना। तो हम वही देखते हैं। तो आप देखिए नामांकन रजिस्ट्रेशन आप लिखिए 2021-22 में, ठीक है। तो हम फिर से बात करते हैं इधर पर प्राइमरी। अब हम सीधी क्लास लिखते जाएंगे, आप इधर समझ जाना कि प्राइमरी की बात हो रही है, ठीक है। किसकी, चलो पूरा लिख देते हैं प्राथमिक, जिससे आप कंफ्यूज ना। प्राथमिक में देखें अगर, तो अगर हम बात करें बॉयज़ की, किसकी, बॉयज़ की बात करें तो कितने 38 हैं यहाँ पर। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गर्ल्स की तो आपको याद रखना है 35। इधर लाख में बात हो रही है, ठीक है, यानी हमने जो टोटल 160 लाख बच्चे किए हैं ना, तो वो आपको किस तरह से आपको बच्चे बताए हैं इसमें, जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ का इधर नामांकन कितनों का हो रहा है प्राथमिक यानी 1 से 5 तक के लिए 38 लाख, ठीक है, और गर्ल्स का कितना हो रहा है 35 लाख, यानी टोटल कितने बच्चे इसमें नामांकन दर्ज अपना कर रहे हैं, तो आपको याद रखना है 73 लाख, कितने 73 लाख आपको याद रखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर उच्च प्राथमिक की, कितने, किसकी बात करें हम, उच्च प्राथमिक कक्षा की, तो आपकी जो उच्च प्राथमिक कक्षा है इसमें बॉयज़ कितने हैं, तो आपको याद रखना है 21 लाख हैं, ठीक है, 21 लाख। अगर हम इधर गर्ल्स की बात करें तो कितनी है 20 लाख यहाँ पर गर्ल्स हैं, यानी टोटल कितने 42 लाख, कितने सॉरी यहाँ पर आपको याद रखना है टोटल कितने 41, ठीक है 41 है। अगर अब हम बात करते हैं माध्यमिक की, किसकी, माध्यमिक की अगर हम बात करते हैं माध्यमिक कक्षाओं की 1 से 8 तक, तो आपको यहाँ पर याद रखना है 60 लाख, और गर्ल्स आपको याद रखनी है यहाँ पर 55 लाख, यानी टोटल 115 लाख, ठीक है 115 लाख। यहाँ पर बात हो रही है आपकी कि इतने बच्चे। अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं 38 और 35, इधर भी रेशियो गर्ल्स का कम है, इससे आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर भी गर्ल्स और यहाँ पर भी गर्ल्स कम है, इसीलिए हमारी महिला साक्षरता दर कम है। लेकिन जो अपनी पिछली रिपोर्ट थी उससे जो इस वर्ष की रिपोर्ट आई उसमें काफ़ी प्रगति हुई है, आप इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है, काफ़ी प्रगति हमारे एमपी ने की है। अब हम बात करें प्राथमिक शिक्षा के लिए कौन कौन सी योजनाएं हमारी एमपी सरकार के द्वारा लाई गई हैं, जिससे जो हमारी प्राथमिक कक्षा में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप लिखिए प्राथमिक शिक्षा की, किसकी हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षा की, प्राथमिक शिक्षा की इधर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखिए CM राइज स्कूल, क्या CM राइज स्कूल, इन सभी को हमने कई बार सुना भी और पढ़ा भी है। अब हम बात करें CM राइज स्कूल कब शुरू किए गए थे, तो आपको एक डेट याद रखनी है 11 जून 2021 को, 11 जून 2021 को CM राइज स्कूल आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसमें क्या ये है क्या, तो इसमें आपको याद रखना है प्रत्येक 15 किलोमीटर आपको ये डाटा याद रखना है 15, 10, 12, 13, 15 पूछा जा सकता है, तो आपको 15 याद रखना है। प्रत्येक बस्ती में लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में, कितने लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में इन्होंने कहा है एक उच्च गुणवत्ता वाला एकीकृत विद्यालय इन्होंने क्या किया है, ओपन किया है। यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाला एकीकृत विद्यालय उपलब्ध कराना। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए
सीएम राइज स्कूल का उद्देश्य क्या है, क्यों ये खोले गए? तो आपको ये एम याद रखना है, प्रत्येक बस्ती में लगभग 15 किलोमीटर के दायरे में एक उच्च गुणवत्ता वाला एकीकृत विद्यालय उपलब्ध कराना, ये इनका एम है। साथ ही साथ आपको याद रखना, इसके तहत मध्य प्रदेश में, पूरे प्रदेश में कितने स्कूलों का विकास किया गया, कितने स्कूल विकसित किए गए? तो आपको याद रखना है 9200 स्कूल टोटल इसमें विकसित किए गए इस योजना के तहत, जिसमें आपको याद रखना है 370 स्कूलों का क्या हो रहा है, संचालन प्रारंभ हो चुका है। संचालन प्रारंभ, टोटल तो 9200 खोलने हैं, यहाँ पर विकसित होने हैं, लेकिन अभी संचालित कितनों का संचालन शुरू हो गया है? तो आपको याद रखना है 370 स्कूलों का संचालन शुरू हो गया है। ठीक है, इससे हुआ क्या है, इससे फ़ायदा क्या हुआ है? तो इससे जो आपकी 7% वृद्धि हुई है, किस में वृद्धि हुई है? तो आपको याद रखना है सहशैक्षिक गतिविधि से जो आपकी उपस्थिति यानी रजिस्ट्रेशन जो है उसमें कितने % की वृद्धि हुई? तो आपको याद रखना है 7% की वृद्धि। अगर हम बात कर लें यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाला एकीकृत विद्यालय, देखो इनका सिंपल सा मतलब ये है कि इन्हें सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाना है, जो अभी तक बनते आए हैं अब उन्हें वही नहीं करना है, उन्हें किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। और मतलब इधर बात हो रही है इन्हें हर क्षेत्र में, चाहे आपका खेल कूद हो यानी स्किल डेवलपमेंट की इधर बात हो रही, इन्हें आपको क्या करना है, आपको इन्हें क्या करना है, काबिल बनाना है, किताबी कीड़ा नहीं बनाना है। इसीलिए इन्होंने शुरुआत किससे ही कर दी, प्राइमरी स्कूलों से इन्होंने शुरुआत कर दी। तभी इन्होंने यहाँ पर हर तरह की शिक्षा, चाहे आपकी खेल कूद हो, मतलब सब तरह की गतिविधियों का इन्होंने क्या किया, इसमें संचालन शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से 7% वृद्धि देखने को मिल गई है। रजिस्ट्रेशन जो आपका नामांकन है उपस्थिति में 7% वृद्धि देखने को मिल गई है जब से आपके सीएम राइज स्कूल खोले गए हैं। आपको याद रखना है ये आपकी जो डाटा की बात हो रही 2021-22 की डेटा की बात हो रही, प्रेजेंट की नहीं हो रही है। आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये सभी सूचकांक आपके उन्होंने जारी किए थे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, जो हमने आपको बताया था। ठीक है, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के द्वारा। अगर अब हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हम सभी जानते हैं शिक्षा नीति आई है नई। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब, 2020 में। तो हम यहाँ पर उसके सभी पहलुओं पे बात नहीं करेंगे, हम एमपी के लिए बात करेंगे, साथ ही साथ जो अभी नए फैक्ट आए उन पे बात करेंगे। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, NEP 2020 के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो ये क्या है, ये आपको सबसे पहले तो याद रखने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला हमारा जो मध्य प्रदेश है वो किस स्थान पर है? तो आपको याद रखना है दूसरा राज्य हमारा क्या, एमपी, जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी है। अब हम ये दूसरा तो हमें पता चल गया एमपी है, तो पहला कौन है भाई, जो पहला राज्य कौन सा है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को सबसे पहले लागू किया था? तो आपको याद रखना है हमारे कर्नाटक ने किया था। किसने? कर्नाटक ने किया था। साथ ही साथ इसमें क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है? तो आपको याद रखना है किसके द्वारा, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री के द्वारा। जो स्कूल शिक्षा विभाग के जो मंत्री थे इनकी अध्यक्षता में क्या होता है, एक टास्क फोर्स का गठन हुआ। आपको याद रखना है टास्क फोर्स का क्या हुआ, गठन हुआ। अगला अगर हम देखते हैं एनईपी के तहत एक राज्य पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा है वो अप्रैल 2022 में क्या है, एनसीईआरटी को प्रस्तुत करना। इनका कहना है जो आपकी एनईपीएस के तहत राज्य पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा वो सेम हो। अभी क्या था, अभी ऐसा हो जाता था एमपी बोर्ड की आपको बुक्स अलग देखने को मिल जाती थी, ठीक है, साथ ही साथ जो सीबीएसई बोर्ड है उसकी बुक अलग देखने को मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, राज्य में जो आपका पूरा एमपी है इसमें आपके एक ही पाठ्यक्रम यानी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो देखने को मिलेंगी, जो आपके अप्रैल 2022 में यहाँ पर क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। आपको याद रखना है। अगर हम बात करें और कौन सा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कौन सी जनजातीय भाषाओं को जगह देने की बात हमारी या शामिल देने की बात हमारी एमपी सरकार द्वारा की गई है,
तो आपको याद रखना है भाषा गोंडी, भीली और कोरकू। ये कहते हैं कि जो आपकी गोंडी, भीली और कोरकू है, जो कैसी हैं आपकी स्थानीय भाषाएं हैं, किनकी, हमारी जनजातियों की। तो इनके लिए इन भाषाओं के लिए इन्होंने क्या कहा है, प्राइमरी का विकास होगा। अगर हम लोग जो प्राथमिक स्कूल है प्राइमरी का, इससे क्या होगा, इनका विकास होगा। अगर हम इनको लागू कर देते हैं या इन्हें अपन लोग प्राथमिक स्तर में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये कह रहे हैं जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या चाह रही है कि जो गोंडी, भीली और कोरकू स्थानीय भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, अगर हम इनको इन भाषाओं में अगर हम प्राइमरी स्कूलों का पाठ्यक्रम ले आएँ तो भी हमारी जो आपकी रजिस्ट्रेशन या नामांकन है वो हम उसमें अपनी वृद्धि दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी स्थानीय भाषाएं हैं और जो आपकी जनजातियां पिछड़ी हुई हैं वो भी आपकी शिक्षा में क्या हो सकती हैं, शामिल हो सकती हैं। तो ये अभी कहीं कहीं तो लागू कर दिया, लेकिन अभी सिर्फ प्रस्ताव जारी किया गया है। क्या है, आपको याद रखना है, सिर्फ अभी प्रस्ताव जारी किया गया है, पूरे एमपी में लागू नहीं की गई हैं। सिर्फ इसका ये क्या रखा गया है, प्रस्ताव रखा गया है। और ऐसा प्रस्ताव रखने वाला हमारा पहला राज्य एमपी है। आपको याद रखना है कौन सा राज्य है हमारा, सबसे पहला एमपी है। अब हम बात करें अपनी उत्कृष्ट विद्यालयों की, किन की बात करें हम, उत्कृष्ट विद्यालय की, जिनमें हम जानते हैं हमारे साथ जो भी हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, फ्रेंड्स जुड़े हुए, वो पढ़े हैं यहाँ से, मैं भी यहीं से पढ़ी हूँ, एक्सीलेंस स्कूल। अब हम बात करेंगे उत्कृष्ट विद्यालय की। क्या, उत्कृष्ट विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, एक्सीलेंस स्कूल के नाम से हम इनको जानते हैं, एक्सीलेंस स्कूल के। आप देखते हैं हर जिला मुख्यालय में, हर विकास खंड में हमारे एक्सीलेंस स्कूल हमें देखने को मिल जाते हैं। इनका उद्देश्य भी यही था खोलने का कि जो आपके जो एजुकेशन सिस्टम है, जो आपके प्राइवेट वाले हैं, अगर आप उनमें एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं तो वही शिक्षा देने की कोशिश की गई हमारे एक्सीलेंस स्कूल में, जो आपके इंग्लिश मीडियम में भी थे और जो आपके हिंदी मीडियम में भी हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में खोले गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है वो फ्री है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, आप सभी जानते हैं। अगर हम थोड़ी सी बात कर लें उत्कृष्ट विद्यालय की अवधारणा, पहली अवधारणा कब आई, तो आपको याद रखना है पहली अवधारणा कब प्रस्तुत की गई इसकी, तो 2006 में। कब, 2006, आपको याद रखना है। वर्तमान में अगर हम बात करें, वर्तमान में कितने जिला मुख्यालयों में हमारे उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हैं, तो आपको याद रखने 43 जिला मुख्यालय, 43 जिला मुख्यालयों में हमारा उत्कृष्ट विद्यालय संचालित हो रहा है। अगर हम बात करें जो 196 हैं, 196 ब्लॉक हैं, 196 जो हमारे क्या हैं, विकास खंड है, वहाँ पर हमारे ये स्कूल क्या है, विकास खंडों में स्कूल संचालित हैं। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे स्कूल बचते हैं उनको क्या कर दिया है, शेष को क्या कर दिया, जो आपके उत्कृष्ट स्कूल हैं, शेष उत्कृष्ट स्कूलों को किस में कन्वर्ट कर दिया है, सीएम राइज स्कूलों में इन्होंने क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। टोटल 43 जिला मुख्यालयों में खोले गए हैं, संचालित हैं। 2006 में इसकी पहली अवधारणा आती है। अगर हम बात करें ब्लॉक्स, तो आपको याद रखना 196, ठीक है। शेष जो आपके स्कूल रह गए हैं उत्कृष्ट स्कूल, उन्होंने उसमें क्या कर दिया, उसमें सीएम राइज स्कूल आपको याद रखना है खोले गए हैं। ठीक है, उसमें कन्वर्ट कर दिए गए हैं, आपको याद रखना है। जो बचे हुए उत्कृष्ट विद्यालय हैं उनको सीएम राइज स्कूलों में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है, आपको याद रखना है। ठीक है, किसमें, इसमें आपको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आदर्श विद्यालय। अब हाँ, साथ में साथ आपको एक बात और हमारे उत्कृष्ट विद्यालय से रिलेटेड याद रखनी है, जो आपका जिला स्तर है, जिला स्तर पर कितने छात्र उसमें रजिस्टर हैं, तो आपको याद रखना है 45 to 80,
45 to 80 स्टूडेंट्स इसमें रजिस्टर हैं। अगर हम बात करते हैं ब्लॉक्स में तो आपको याद रखना, यानी विकास खंडों में अगर हम बात करें तो विकास खंडों में आपको याद रखना 1 लाख से अधिक स्टूडेंट हमारे क्या हैं, अध्ययनरत हैं, 1 लाख प्लस। ठीक है। अगर अब हम बात करें आदर्श विद्यालय यानी मॉडल स्कूलों की, अगर हम बात करें मॉडल स्कूलों की, अगर हम बात करते हैं आदर्श स्कूल क्या हैं, आदर्श स्कूल या मॉडल स्कूल, ठीक है। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, ये शुरू कब किए गए, तो इनकी शुरुआत आपको याद रखना है कब प्रारंभ किए गए, 2011-12 आपको याद रखना है। हमने एक्सीलेंस स्कूल 2006 देखे हैं, आदर्श स्कूल आपको याद रखने 2011-12 में इसकी अवधारणा आती है। साथ ही साथ यह कहाँ पर खोले जाने हैं, क्या सभी आदर्श स्कूल खोले जाने सभी जिलों में, ब्लॉकों में, ऐसा नहीं है। ये कहाँ खोले जाने वाले हैं, जो आपके शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े ब्लॉक्स हैं वहाँ पर ये खोले जाने हैं। ठीक है। अगर हम देखें ये किसके, ये सिर्फ हमारी जो गवर्नमेंट है, कौन, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके द्वारा नहीं। तो आपको इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है, केंद्र सरकार द्वारा ये योजना है, केंद्र सरकार की क्या है, ये योजना है, केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है ये। ठीक है। मॉडल स्कूल खोलना जो आपके शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकास खंड है वहाँ पर आपके मॉडल स्कूल खोलना है, आपकी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, आपको याद रखना है। अब हम बात करें प्रदेश की सभी 201 कितने हमारे प्रदेश में पिछड़े ब्लॉक हैं, तो आपको याद रखना है 201 सभी पिछड़े जो आपके विकास खंड है इसमें हमारे संचालित हो रहे हैं स्कूल, कितने, 201। तो इसमें अगर स्टूडेंट की अगर हम बात करें कितने स्टूडेंट इसमें अध्ययनरत हैं, तो आपको याद रखना है 54,795 स्टूडेंट इसमें क्या हैं, रजिस्टर हैं। अगर हम बात करें इसमें, अगर हम बात करें जो हमारे 201 आदर्श स्कूल हैं, 201 क्या हैं, जो हमारे मॉडल स्कूल हैं, जितने भी हमारे, अगर हम बात करते हैं ब्लॉक्स की, तो जो हमारे पिछड़े हैं, हमने कहा शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए विकास खंडों में हमारे मॉडल स्कूल खोले गए हैं। अब जो हमारे शैक्षणिक रूप से एजुकेशन की दृष्टि से जो पिछड़े हुए ब्लॉक हैं वो कितने हैं, वो 201 हैं, कितनी है, 201 हैं। तो जो हमारे 201 मॉडल स्कूल हैं इनमें से कितने स्कूलों को CM राइज में कन्वर्ट कर दिया गया, तो आपको याद रखना है 55 स्कूलों को CM राइज स्कूल में क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। आपको ये डेटा याद रखना है। अब हम इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जो आपके 146 बसते हैं, 146 मॉडल स्कूल जो बसते हैं वो मॉडल स्कूलों के रूप में ही, आदर्श विद्यालय के रूप में ही ये क्या हो रहे हैं, संचालित हो रहे हैं। तो आपको ये बात समझ आ गई है, आपको ये डाटा याद रखना है। अब हम बात करते हैं कस्तूरबा गांधी जो हमारे बालिका या कन्या विद्यालय हैं, अब हम उनको देखते हैं। ठीक है, उनको याद करते हैं। तो जो हमारे, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं, KGKV के नाम से भी हम जानते हैं, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कस्तूरबा गांधी कन्या, कहीं पर आपको कन्या देखने को मिल जाएगा, कहीं पर आपको बालिका देखने को मिल जाएगा, बालिका विद्यालय। ठीक है, कस्तूरबा गांधी कन्या या बालिका विद्यालय। तो इससे रिलेटेड हमें क्या डेटा याद रखना है, ये किन के लिए खोले गए हैं, तो जो हमारी अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, यानी जो हमारी SC है, ST है और OBC है। कौन, OBC है। साथ ही साथ जो हमारी अल्पसंख्यक आती हैं, कौन आते हैं, अल्पसंख्यक। तो इन सभी की जो हमारी गर्ल्स आती हैं उनके लिए हमारे इन स्कूलों को खोला गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो पहला फैक्ट आपको याद रखना है किसके लिए, तो SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए, गर्ल्स के लिए खोली गई हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, इस विद्यालय को खोला गया है, ये इसका उद्देश्य है। टोटल हमारे MP में कितने, और आपको ये बात बता दूं मैं, ये कैसे स्कूल हैं, तो आपको याद रखना है ये आवासीय स्कूल है। क्या है, ये आवासीय स्कूल है। तो हमारे MP में टोटल कितने संचालित हो रहे हैं, तो आपको याद रखना है 207 संचालित हो रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें 324 क्या हैं, कन्या छात्रावास हैं,
इसके तहत 324, ये तो हमारे स्कूल हैं 207, ठीक है। फिर इसी के तहत कस्तूरबा गांधी कन्या बालिका विद्यालय के तहत ही 324 कन्या छात्रावास खोले गए हैं, यानी गर्ल्स हॉस्टल्स खोले गए हैं। आपको याद रखना है जिनमें कितनी हमारी कन्याएं हैं जो गर्ल्स हैं लाभान्वित हो रही हैं, तो आपको याद रखना है 56,000, कितनी 56,000। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बात करें जो आपकी यूनिसेफ है, कौन यूनिसेफ जो यूनिसेफ है वो कौन सी क्या है, ये बच्चों के लिए क्या करती है, बच्चों के हित के लिए काम करने वाली संस्था है, हम सभी जानते हैं। तो इसके सहयोग से इन विद्यालयों में क्या किया गया है, स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट स्कीम लागू की गई है। पहला क्वेश्चन स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट स्कीम किन विद्यालयों में लागू की गई है, तो आपको याद रखना है कस्तूरबा गांधी कन्या बालिका विद्यालय में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन किसके सहयोग से, तो आपको याद रखना है यूनिसेफ के सहयोग से, किसके सहयोग से, यूनिसेफ के सहयोग से, ठीक है। अब यूनिसेफ क्या है, ये आपके बच्चों के हित के लिए काम करने वाली एक संस्था है, आपको याद रखना है, ठीक है। आप अगला लिखिए, एक परिसर एक शाला, मतलब यहाँ पर जो एक परिसर एक शाला की बात हो रही है, यहाँ पर क्या कर दिया है, ऐसे स्कूलों की पहचान की गई है जो आपके कौन से स्कूलों की यहाँ पर पहचान की गई है, जो आपके क्या है पास स्थित थे, या जो आपके ऐसे थे कि मतलब कुछ किलोमीटर की डिस्टेंस पे थे। साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कुछ माध्यमिक थे, कुछ वहीं पर प्राथमिक थे, तो इन्होंने क्या कर दिया है, एक परिसर एक शाला में इनको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया गया, यानी इनको जोड़ दिया गया है। क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो एक परिसर एक शाला आपको यहाँ पर याद रखना है, एक परिसर एक शाला। तो इसका अगर हम देखें इसकी शुरुआत कब की गई, तो आपको याद रखना है 2022 में, कब 2022 में इसकी शुरुआत की गई। अब हम देखें कि कितने स्कूलों को, तो आपको याद रखना है 35,000 स्कूलों में स्थित 35,000 जो आपके स्कूल थे, स्कूलों में स्थित लगभग 16,000 परिसरों की ऐसी पहचान की गई है जो आपके एक परिसर एक शाला में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। मतलब हमने टोटल देखी 35,000 स्कूल, ठीक है। टोटल कितने, 35,000 स्कूल। इन 35,000 स्कूलों में से 16,000 स्कूलों को एक परिसर एक शाला में क्या कर दिया गया है, कन्वर्ट कर दिया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। क्या कर दिया गया है, इनको इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर हम बात करें जो सुपर 100 योजना है, क्या है, सुपर 100 योजना है जो हमारी, आई थिंक अब बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा आपको याद करने के लिए, इसके आगे हम कल पढ़ते हैं। यानी जो आपकी सुपर 100 है, मेधावी छात्र संवर्धन योजना है, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना है, छात्रावास रैंकिंग जो अभी जारी की गई है, मतलब इससे रिलेटेड जो आपके फैक्ट हैं, इससे रिलेटेड आपके यानी शिक्षा से रिलेटेड जो फैक्ट हैं, हम इसे अपनी कल की क्लास में पूरा कवर कर लेंगे। तो ये आपका जो यूनिट 6 का टॉपिक है, मानवीय विकास का जो संसाधन है, आपका जो शिक्षा है, वो आपका कल की क्लास में पूरा कवर हो जाएगा। आपको आज की क्लास में जो पढ़ाया है, इसके आई होप आपने हमारे साथ नोट्स बना लिए होंगे। आपको इसको बार बार रिवाइज करना है, जिससे आप ये डाटा भूलो नहीं, ठीक है। मिलते हैं आपको इसकी, हम जो कल पढ़ेंगे इसकी अपनी अगली क्लास में, इससे रिलेटेड जो डाटा है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर पढ़ाना अच्छा लगा है, साथ ही साथ आपको हमारी दी गई जो इन्फॉर्मेशन वो यूजफुल लगी है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मिलते हैं अब हम कल आपको, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।